अच्छा, इसके बाद जो वैल्यू में हमने कैलकुलेट की है रिफंडेबल इनपुट टैक्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स। अब जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड इनपुट टैक्स है वो मैंने आपको बताया था कि वो एडजस्ट नहीं होता, वो हम गवर्नमेंट से एज इट इज क्लेम कर लेते हैं, वो कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता, वो उसी महीने का हम इनपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स और उसको गवर्नमेंट से एज ए रिफंड क्लेम कर लेते हैं। हम एक एप्लीकेशन देते हैं एंड देन वी गेट द क्लेम ऑफ दिस अमाउंट। ठीक है, तो ये जो 848,561 है ये कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता, ये रिफंड हो जाता है, इसका रिफंड क्लेम करते हैं और ये मिल जाता है। हाँ, मैं इसकी ना समरी बता देता हूँ। जो भी सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल है उसको उससे रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स एग्जाम में आती हैं वो मैंने एक साइड पे लिखनी है, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले है पेमेंट एक्सीडिंग 50,000 थ्रू बैंक। आप पेमेंट अगर कर रहे हैं तो अगर 50,000 से बड़ी पेमेंट है तो वो आपने बैंकिंग चैनल से करनी है, अगर कैश से करेंगे तो आपका जो इनपुट है वो इनएडमिजिबल हो जाएगा। सेकंड इज आपने पेमेंट जो है इनवॉइस के 180 डेज में करनी है। किसके 180 डेज? इनवॉइस इशुएंस के। जो इनवॉइस की डेट है उससे अगले 180 दिन के अंदर आपने इनवॉइस की पेमेंट करनी। नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है कि इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह जो आपको वेंडर ने इनवॉइस इशू की है उस पर आपका नाम, इनवॉइस नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, वेंडर का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका एड्रेस, आपका एड्रेस होना चाहिए अलॉन्ग विद अदर पर्टिकुलर्स हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, गैस एक्सपेंस की बात करें तो वहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और मेरा एड्रेस होना ज़रूरी है, अदरवाइज मैं इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। इसी तरह इंपोर्ट स्टेज पे भी मैंने सेल्स टैक्स पे किया, वो भी मैं क्लेम करूंगा एज इनपुट टैक्स। तो उसके अगेंस्ट मुझे क्या डॉक्यूमेंट इशू होता है जी, क्या कहते हैं इसे? गुड्स डिक्लेरेशन। गुड्स डिक्लेरेशन में मेरा नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर आना जरूरी है, तब ये डॉक्यूमेंट वैलिड समझा जाएगा इनपुट टैक्स की एडमिजिबिलिटी के लिए। अगर मैंने माल ऑक्शन में खरीदा है तो मुझे चलान इशू है, उसमें मेरा नाम और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है। इसी तरह अगर मैंने परचेज रिटर्न की है या मुझे सेल रिटर्न हुई है उसके अगेंस्ट जो डेबिट क्रेडिट नोट इशू होगा वो विद इन 180 डेज ऑफ ओरिजिनल सप्लाई इशू करना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो मैं उसकी एडजस्टमेंट डेबिट क्रेडिट नोट की नहीं ले सकूंगा। इसी तरह थर्ड स्केजुअल गुड्स के मुतालिक बहुत ज़रूरी है कि थर्ड स्केजुअल जो गुड्स हैं जिस तरह चॉकलेट्स हैं, शैम्पू हैं, इनका जो सेल्स टैक्स है वो कौन डिटरमिन करता है? जी बिल्कुल, मैन्युफैक्चरर उसका सेल्स टैक्स डिटरमिन करता है रिटेल प्राइस पे। इसका मतलब है कि जो रिटेल प्राइस पे उसने सेल्स टैक्स डिटरमिन कर दिया मैन्युफैक्चरर ने, वो अब अलोंग द सप्लाई चेन चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। तो मैंने चीज़ अगर 100 रुपये की खरीदी है और उस पर मैंने 10 रुपये सेल्स टैक्स दिया, अब आगे मैं 150 की भी चीज़ बेचूंगा तो मैं उस पर 10 रुपये ही टैक्स लूंगा, मैं 150 का 18% नहीं लूंगा। तो ये फ़र्क है थर्ड स्केजुअल गुड्स में और एंड अदर देन थर्ड स्केजुअल गुड्स। इसी तरह इनपुट टैक्स की जो एडजस्टमेंट है जिस तरह हमने यहाँ इस क्वेश्चन में देखा है, वो मैक्सिमम में कितनी कर सकता हूँ? आउटपुट टैक्स का 90% या एक्चुअल इनपुट टैक्स जो इसमें से कम है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट टैक्स था मेरा 14,40,000, इसका 90% कितना आता है? 1,296। हाँ, 12,96,000 जी। अब आप बताएं क्या ये कम है या इनपुट टैक्स कम है? ठीक है, जाहिर है इनपुट टैक्स 617,143 लोअर है, तो ये मैं इनपुट टैक्स यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा अगेंस्ट आउटपुट टैक्स। तो 14,40,000 में से 6,70,143 माइनस हुआ तो 8,22,857 मेरी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी आ गई।